कार्नेगी, एक ऐसा नाम जो बहुत बड़ी दौलत और उतनी ही बड़ी दरियादिली दोनों का प्रतीक है। लेकिन क्या ये कहानी इतनी सीधी है जितनी लगती है? एक आदमी जिसने एक हाथ से स्टील का साम्राज्य खड़ा किया और दूसरे हाथ से सब कुछ दान कर दिया, उसकी विरासत असल में विरोधाभासों से भरी हुई है। और यहीं पर एंड्रू कार्नेगी की कहानी का सबसे बड़ा, कह सकते हैं, विरोधाभास सामने आता है। क्या वो एक महान नायक थे जिन्होंने समाज को ऊपर उठाया, या फिर एक बेरहम बिजनेस टाइकून जिनकी दानवीरता अपनी खराब इमेज को साफ करने का बस एक तरीका थी? तो इस शख्सियत को समझने के लिए हम उनके जीवन को 6 हिस्सों में देखेंगे। हम उनके विरोधाभास से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि वो कैसे फर्श से अर्श तक पहुंचे, उनके स्टील एम्पायर के बारे में जानेंगे, उस तरक्की की क्या कीमत चुकानी पड़ी ये समझेंगे, उनके धन का सुसमाचार वाले फलसफे को जानेंगे और आखिर में उनकी इस पेचीदा विरासत पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, कार्नेगी का विरोधाभास, एक परोपकारी और एक उद्योगपति। आइए उस बुनियादी सवाल को समझते हैं जो उनके पूरे जीवन और विरासत की नींव है। सवाल यही है, जो इतनी बड़ी दौलत उन्होंने दान में दी, क्या वो वाकई में दिल से निकली थी, या फिर ये सिर्फ एक कोशिश थी अपनी उस छवि को चमकाने की जो उनके ही बिजनेस करने के तरीकों से खराब हो गई थीं? उनके इरादे उतने ही जटिल थे जितने कि उनके बिजनेस की डील्स। दूसरा हिस्सा, फर्श से अर्श तक। आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और उस गरीब लड़के के अविश्वसनीय सफर को देखते हैं जो स्कॉटलैंड से आके अमेरिका को बदलने वाला था। अब ये टाइमलाइन देखिए। कार्नेगी का जो उदय था वो किसी रॉकेट की तरह था। स्कॉटलैंड के एक गरीब बुनकर के घर पैदा होने से लेकर सिर्फ 24 साल की उम्र में पेंसिल्वेनिया रेलरोड के एक अहम डिवीजन के सुपरिंटेंडेंट बनने तक उनकी लगन और मेहनत का कोई जवाब नहीं था। लेकिन उनके इस सफर में एक बहुत ही अहम मोड़ आया। कर्नल जेम्स एंडरसन ने काम करने वाले लड़कों के लिए एक मुफ्त लाइब्रेरी खोली, जिसने एक नौजवान कार्नेगी के लिए ज्ञान की पूरी दुनिया खोल दी। यहीं पर उनके मन में समाज सेवा का बीज पड़ा। उन्होंने खुद से वादा किया कि अगर वो कभी अमीर बने तो दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अब आता है तीसरा हिस्सा, स्टील का साम्राज्य। सिविल वॉर के बाद अमेरिका एक नए दौर में था और कार्नेगी ने इस मौके को पहचान लिया। उन्होंने भविष्य देख लिया था और वो भविष्य स्टील से बना था। तो उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी और उस इंडस्ट्री में कूद पड़े जिसने उनकी पहचान हमेशा के लिए बदल दी। कार्नेगी की सफलता कोई तुक्का नहीं थी। इसके पीछे कुछ पक्के सिद्धांत थे। वो हमेशा नई टेक्नोलॉजी अपनाते थे, लागत कम करने का उन्हें जुनून था और मंदी के दौर में होशियारी से अपने कॉम्पिटिटर्स को खरीद लेते थे। लेकिन उनका सबसे बड़ा हथियार एक बहुत ही क्रांतिकारी स्ट्रैटेजी थी। उनका सबसे बड़ा दाव था वर्टिकल इंटीग्रेशन नाम की एक रणनीति। अब ये है क्या? इसका मतलब था कि वो पूरी की पूरी चेन को कंट्रोल करते थे। लोहे की खदानों से लेकर कोयले के खेतों तक, उन्हें लाने ले जाने वाली रेल लाइनों तक और आखिर में स्टील बनाने वाली मिलों तक, हर एक कदम पर कंट्रोल करके उन्होंने बिचौलियों को खत्म कर दिया, लागत बहुत कम कर दी और मार्केट पर एक छत्र राज कर लिया। और नतीजा हैरान करने वाला। 1880 के दशक के आखिर तक कार्नेगी स्टील अमेरिका के लगभग 70% स्टील उद्योग को कंट्रोल कर रहा था। ये एक ऐसा एकाधिकार था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। तो अब आते हैं चौथे हिस्से पर, प्रगति की कीमत। देखिए, इस कामयाबी और दबदबे की एक बहुत भारी कीमत थी और वो कीमत चुकाई उनके मजदूरों ने। इसका सबसे काला अध्याय है 1892 की होमस्टेड हड़ताल। एक ऐसी घटना जो कार्नेगी की विरासत पर हमेशा के लिए एक दाग बन गई। जब स्टील की कीमतें गिर रही थीं तो मुनाफा बनाए रखने के लिए कार्नेगी के चेयरमैन हेनरी फ्रिक ने मजदूरों की तनख्वाह कम कर दी और यहीं से तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। जब मजदूरों ने इसका विरोध किया तो कार्नेगी के चेयरमैन हेनरी फ्रिक ने बहुत ही बेरहमी से जवाब दिया। नतीजा एक खूनी संघर्ष था जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। हालांकि कार्नेगी उस समय स्कॉटलैंड में थे, लेकिन इस घटना ने उनकी इमेज पर क्रूरता और मजदूर विरोधी होने का थप्पा हमेशा के लिए लगा दिया। पांचवां हिस्सा, धन का सुसमाचार। और यहाँ कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बनने और एक क्रूर उद्योगपति के तौर पर नाम कमाने के बाद कार्नेगी ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपनी सारी दौलत दान करने का फैसला कर लिया।
1901 में वो मजदूरों के झगड़ों से तंग आ चुकी थी और सरकार भी उनकी कंपनी के एकाधिकार पर नजर रख रही थी। तो उन्होंने अपना पूरा स्टील एम्पायर उस वक्त के फाइनेंसर जेपी मॉर्गन को $480 मिलियन की एक अविश्वसनीय कीमत पर बेच दिया। अब जरा इस रकम का अंदाजा लगाइए। उस वक्त ये पूरी अमेरिकन इकॉनमी का 2% से भी ज्यादा था। और इस पैसे से उन्होंने अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू किया, जो उनके एक फलसफे पर आधारित था, जिसे वो कहते थे धन का सुसमाचार। उनका मानना था कि अमीर लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपनी दौलत का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए करें। और उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, काम करके दिखाया। जैसा कि देखा जा सकता है, उनके दान का पैमाना चौंकाने वाला था। उन्होंने दुनिया भर में 2,500 से ज्यादा लाइब्रेरियां बनवाईं, कार्नेगी मेलन जैसे संस्थान बनाए और अपनी 90% से ज्यादा संपत्ति दान कर दी। लेकिन ये हमें वापस उसी बड़े सवाल पर ले आता है, क्या ये एक महान फलसफे का नतीजा था, या जैसा कि आलोचक कहते हैं, ये उन गलत तरीकों से बनी इमेज को साफ करने की एक कोशिश थी जिनसे ये पैसा कमाया गया था। तो अब छठा और आखिरी हिस्सा, एक जटिल विरासत। हम ऐसे इंसान को कैसे याद रखें? सच तो ये है कि उन्हें हीरो या विलन की किसी एक खांचे में फिट नहीं किया जा सकता। एक तरफ देखिए, उन्होंने जो समाज के लिए अच्छा किया वो आज भी हमारे सामने है, लेकिन दूसरी तरफ उस दौलत को कमाने के लिए जो तरीके अपनाए गए वो अक्सर बहुत कठोर और बेरहम थे। आखिर में एंड्रू कार्नेगी का जीवन हमारे सामने एक बहुत ही मुश्किल सवाल छोड़ जाता है। क्या मंजिल इतनी जरूरी है कि रास्ते को भुला दिया जाए? क्या किसी इंसान का बाद में किया गया बहुत अच्छा काम उसके पहले किए गए नुकसान से बड़ा हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद इसीलिए उनकी विरासत आज भी इतनी जिंदा और बहस का विषय है।